नमस्कार। आज अपने इस ख़ास कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के उन महानायकों को जिनकी कुर्बानी के बदौलत हमारा देश आज यहाँ खड़ा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। ये तीनों ही महान सेनानी आज के रोज़ हमारे इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी हुकूमत में सूली का फंदा, फांसी का फंदा चूम कर ऊपर चले गए थे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए थे अनगिनत यादें और अपने पीछे छोड़ गए थे क्रांति की वो ज्वाला जो बाद में आज़ादी के आंदोलन का नया सूत्रधार करती रही। और उस समय, उस ज़माने में हर नौजवान ये गाता था कि इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। जी, जब ये भावना उस ज़माने के हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे में हो तो भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव उससे अलग कैसे हो सकते थे। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मेरे साथ नौजवान पीढ़ी के सत्यम पांडे जी मौजूद हैं, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ख़ास अध्ययन भी कर चुके हैं और अपने विचार रखते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि क्या उनका योगदान आज़ादी के आंदोलन में था और आज हमें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद क्यों हमें उनको याद करना चाहिए। सत्यम भाई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन नाम क्या केवल भारत की आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ तीन नाम हैं या इनके होने का कुछ और अर्थ है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजेश जी। भगत सिंह ने जब अपने भाई को पत्र लिखा तो उसमें बहुत सारी बातों के अलावा लिखा कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे न रहे। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपने सही कहा कि ये तीन नाम नहीं हैं, बल्कि उस पूरी भावना को, उस पूरी परंपरा का, उस पूरी विचारधारा का एक तरह से प्रतीक बनते हैं जो आज़ादी आंदोलन में एक नए तेवर को लेके आती है, नए विचारों को लेके आती है और नई पीढ़ी को लेकर के आती है। तो भगत सिंह उस पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में आज़ादी को लाने के लिए प्रतिबद्ध थी और एक परंपरागत रास्ते को छोड़ करके एक नया रास्ता तैयार करती है, और जो आज़ादी के बाद के भारत का एक सपना भी देखती है कि दरअसल हमारा मकसद सिर्फ भारत को आज़ाद कराना नहीं है, जो कि उस ज़माने में लगभग हर हिंदुस्तानी का एक सपना था कि हम भारत को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त कराएं, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाएं और अपना देश खुद चलाएं। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दरअसल उस विचार को रिप्रेजेंट करते हैं जो आज़ादी के बाद कैसा भारत बनाया जाएगा उस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही आप ठीक कर रहे हैं कि उनका जो एक सपना था या जो उनका एक विचार था आज़ादी को लेके, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उस दौर के हिंदुस्तान में, जब आम आदमी सपना देखने की तो बात क्या कहें, सोच भी नहीं सकता था आज़ादी के बारे में। तो आज़ादी के बाद स्थितियां क्या होंगी उस बारे में सोचना कितना कठिन काम था। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हमें उस भगत सिंह के उस संघर्ष को भी और उन संस्कारों को भी याद करना चाहिए। हमने देखा है कि आज़ादी के बाद बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे मंचों पर सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल भगत सिंह की ज़िंदगी के बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं जो वास्तव में अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए और जिन अध्यायों ने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि भगत सिंह के जन्म की कहानी शायद हम कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह का पूरा खानदान, दादा, पिता, चाचा, सारे के सारे लोग आज़ादी के आंदोलन में बड़ी सक्रियता से हिस्सा ले रहे थे। एक चाचा को तो देश निकाला दे दिया गया, पिता वर्षों तक जेलों में रहे, दादा वर्षों तक जेलों में रहे, एक
चाचा को इतनी यातनाएं दी गई कि उनकी मौत हो गई। और ऐसी सूरत में जब जिस दिन भगत सिंह का जन्म होता है उस दिन उनके जो निर्वासन है उनके एक चाचा का वो पूरा होता है। एक चाचा जेल से छूट के आते हैं। तो जब ऐसे परिवार में खुशियों की घड़ी आई थी तो उनकी दादी ने नाम दिया भागों वाला भगत सिंह। तो जो भगत सिंह का नाम दरअसल दिया गया है क्योंकि घर के भाग्य जगे थे और 2 सेनानी छूट कर आए थे, तो इसलिए उनको भगत सिंह कहा गया। और क्या ही दिलचस्प बात है कि देखिए उस दौर के लोग, हम आज क्या सोच सकते हैं कि आज हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा कह सकते हैं। जब भगत सिंह 4-5 साल के थे, 6 साल के थे, तो उनका यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार जब हुआ तो उनके दादा ने कहा कि चूंकि ये देश के भाग्य जगाने वाला आया है इसलिए मैं इसको देश को समर्पित करता हूँ। और जब भगत सिंह बड़े होते हैं तो उनके अवचेतन में ये बात कहीं बसी होती है कि मैं तो देश के लिए हूँ। और जब उनके दादी, जैसे कि हमारे हर उस ज़माने में संयुक्त परिवारों में दादियाँ या माँ चिंता करती हैं कि शादी हो जाए, कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस समय जब वो चिंता करती हैं कि आप भगत सिंह की शादी कर दें, तब वो याद दिलाते हैं कि मेरा जन्म देश के लिए हुआ है, मैं भगत सिंह तो हूँ मगर मैं देश के लिए हूँ। और आप लोगों ने ये वचन दिया है जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था। तो ये कितनी बड़ी बात थी। और हालांकि दादी, देखिए माँ का ममता, दादी का लाड़ प्यार कभी ज़िंदगी में भुलाया नहीं जाता। तो एक दौर ऐसा भी आया कि जब भगत सिंह एक रात चुपचाप जब देखा कि अब शादी की बात मैं कैसे टालूं, तो ये घर छोड़ के भाग गए। एक चिट्ठी लिखी पिता के नाम कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं शादी के लिए नहीं बना हूं, मैं देश के लिए बना हूं। और फिर उन्होंने कानपुर जा पहुंचते हैं। कानपुर में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार जो प्रताप के नाम से निकलता था, उसमें वो वहां जाकर के बलवंत सिंह के नाम से पत्रकारिता करते हैं। अब बताइए हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि वो जो पत्रकार भगत सिंह है वो वास्तव में क्या हम जानते हैं? आज जैसे ही हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, आंख बंद करते हैं, तो ये बात आती है कि बस एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था और बम फेंकने के बाद उनकी जो वो उनको पकड़ लिया गया था, सैंडर्स के कत्ल का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी उनके 2 साथियों के साथ। लेकिन सच बताऊं तो जो बम उन्होंने फेंका था असेंबली में, उससे तो एक चिड़िया भी नहीं मरती। दरअसल भगत सिंह अपने उस दौर में विचारों का इतना बड़ा शोला बनकर उभरे थे कि जो अगर भड़क जाता तो सारे देश में अंग्रेज़ों को हुकूमत करना बहुत कठिन हो जाता। और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भगत सिंह की ये जो विचारों की चिंगारी है ये आग बनकर पूरे देश में फैल जाए। सत्यम भाई, अगर आप बताएं कि क्या भगत सिंह का लेखन जो था, भगत सिंह जो जिस दिशा पे, जिस राह पे चल पड़े थे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, क्या वास्तव में उनका कितना हमारे देश के नौजवानों को उत्तेजित करने के लिए कोई भूमिका थी उनकी? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा दादा कि जिस तरह से भगत सिंह का जो समय है, भगत सिंह किस तरह से बनते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ही ठीक तरीके से उसका विश्लेषण किया कि वो किस तरह से परिवार में चीज़ें आ रही थी। गदर पार्टी का एक पूरा इतिहास था, चाचा अजीत सिंह का उसके साथ जो जुड़ाव था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और परिवार में भगत सिंह के जो सबसे नज़दीकी रिश्ते थे, सबसे भावनात्मक रिश्ते थे, वो सरदार अजीत सिंह की पत्नी के साथ थे, अपनी चाची के साथ थे। और बहुत सारी बातें वो उनकी चाची उनके साथ ही सिर्फ साझा करती थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और वो बिल्कुल पंजाब में उनके घर से बहुत दूर नहीं था और पूरा पंजाब उद्वेलित हो रहा था, तमाम सारे युवक जो किशोर अवस्था में ही थे भगत सिंह तो उस वक्त, मेरा ख्याल है 7वीं में पढ़ते थे जी उस समय, और वो लाहौर में पढ़ते थे जी, और लाहौर से अमृतसर तक पैदल आए थे, जो उस जमाने में 16 मील होता था। यानी 16 मील का मतलब क्या, 24-25 किलोमीटर लगभग, 24 किलोमीटर पैदल चल के आए, घर से बस्ता लेके स्कूल के लिए निकले और पहुंच गए जलियांवाला बाग। खून से सनी मिट्टी उन्होंने उस दिन उठाई और माथे से लगाई। बिल्कुल। तो 12 साल का एक किशोर जो बिल्कुल अभी
जिसको अपना जीवन शुरू करने के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, उस उम्र में भगत सिंह का जो दीक्षांत हो रहा था वो क्रांति के साथ हो रहा था। तो दीक्षा की शुरुआत हो रही थी क्रांति के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है जिन परिस्थितियों का आपने विश्लेषण किया, और हमको याद, हमेशा ही हम ये बात याद रखते हैं कि वो पूरी दुनिया में दरअसल जो क्रांतियों के स्वरूप लेने का समय था, आज़ादी के आंदोलनों के मजबूत होने का समय था, पूरी दुनिया में जो उपनिवेशवाद के विरोध में जो आंदोलन तैयार हो रहे थे वो सब पक रहे थे, और भगत सिंह उन सब से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लाला लाजपत राय का नेतृत्व पंजाब में, न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में आ रहा था। जलियांवाला बाग के अगले साल भारत में पहला श्रमिक संगठन बनता है देश का, और लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता करते हैं, और बाद में वही लाला लाजपत राय को जब लाठी पड़ती है तो भगत सिंह उसका लेकिन मुझे लगता है ये घटना का थोड़ा सा हम अगर थोड़ी देर में चर्चा करें, एक घटना और हुई थी। जब आपने जलियांवाला बाग की बात कही तो सरदार भगत सिंह के एक तो बचपन वो था, वो परिवेश था जिसके इर्द गिर्द वो आपस में रहते थे और अंग्रेज़ों के जुल्म देखते थे। दूसरा ये था जो दो उनके प्रेरणा स्रोत थे, एक तो वो जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी जिसको वो हमेशा अपनी जेब में रखते थे, और दूसरा एक 17 साल का एक किशोर था करतार सिंह सराभा, जिसकी वो तस्वीर हमेशा अपने पर्स में या अपने जेब में रखते थे। और करतार सिंह सराभा कौन था जो सरदार भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत बना, मैं आपको बताऊं, उससे थोड़ा सा रिश्ता मेरा भी है। सरदार करतार सिंह सराभा ने अमेरिका में और तमाम देशों में, करीब 15 देशों में 1914-15 में एक गदर पार्टी बनाई थी, और गदर पार्टी अपना अखबार निकालती थी, और 1915 में पूरे देश भर में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। अफसोस किसी भेदिए की वजह से, किसी देशद्रोही की वजह से ये प्लान अधूरा रह गया। 22 छावनियां थीं उस समय अंग्रेज़ों की, और उन सब छावनियों का संपर्क काट कर और वहाँ के सारे सिपाही भारत के साथ भारत की आज़ादी के आंदोलन में मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और ये काम सरदार भगत सिंह सराभा और उनके एक साथी, उनका नाम था पंडित परमानंद, उन्होंने किया था। और मुझे बड़ा फख्र है कि पंडित परमानंद की गोद में सरदार भगत सिंह खेले थे, और मैंने उनको भी देखा था, और मैं भी उनकी गोद में खेला, और मैंने वो सरदार भगत सिंह की सारी कहानियाँ मैंने बचपन से उनसे न जाने कितने बार सुनी हैं। तो इसलिए ऐसा जब भी मैं उनकी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में करतार सिंह सराभा एक ऐसा नौजवान था जो इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के प्रति एक प्रेरणा का स्रोत था। तो भगत सिंह की प्रेरणा के स्रोत ये दो लोग थे, और वो जो दो कारण थे, और उसकी वजह से वो हमेशा उसको वो जो क्रांति की आग है उनके दिल में धड़कती रही। 1920 का जो आपने मजदूर आंदोलन का उदाहरण बताया, 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन छेड़ा, तब ये लाहौर में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, और वहाँ से उन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाने का आंदोलन में वो कूद पड़े महात्मा गांधी के आंदोलन में, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और उसके बाद वो एक तरह से सबकी नज़रों में आए कि इस नौजवान के अंदर वो आग है जो भारत को कहीं आज़ादी के एक निशाने पर ले जा सकती थी। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और वो सारी परिस्थितियां उस समय बन रही थी। हम देखते हैं कि गांधी जी भारत आए थे, और उसके बाद से भारत में जो आज़ादी का आंदोलन था वो जनता का आंदोलन बदलना शुरू होता है, जनता के आंदोलन में बदलना शुरू होता है, और लोग व्यापक तौर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। उसके पहले खास तौर पर जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे, एलीट क्लास था, वो दरअसल इसको लीड करता था। लेकिन गांधी के आने के बाद ये जनता का आंदोलन बनता है, और भगत सिंह जैसे नौजवान इससे जुड़ते हैं, और तमाम सारे वो लोग आते हैं जिनके साथ आप देखिएगा कि आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कानपुर का। कानपुर दरअसल वो जगह है जहाँ भगत सिंह बनते हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी का नेतृत्व, गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलनों से परिचय कराया, और भगत सिंह ने पढ़ना लिखना शुरू किया। उसके पहले उनकी अंग्रेजी पर उतनी पकड़ नहीं थी जो वो बनाते हैं, और बहुत दक्ष होते हैं, और बाद में वो अंग्रेजी में लिखते हैं, पढ़ते हैं। और मैं आश्चर्य करता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भगत सिंह का साहित्य
भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे आर्टिकल लिखते हैं, बम का दर्शन लिखते हैं, गांधी जी के साथ अपनी असहमति व्यक्त करते हैं उसमें, और वो पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास भी लिखते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन देखिए कमाल की बात कि 23 साल का एक नौजवान जो फांसी चढ़ता है वो ड्रीमलैंड जैसा निबंध लिखता है, जो ड्रीमलैंड जैसी पुस्तक पर एक साहित्यिक निबंध लिखता है, एक लिटरेरी क्रिटिक लिखता है, और ये बहुत कमाल की बात है। और उसमें वो उन तमाम सारे जो रहस्यवादी रुझान हैं, जो आध्यात्मिक रुझान हैं कवि के, जो दरअसल इनका साथी भी था। और मज़े की बात यह है कि जब ये फैसला हो रहा था कि असेंबली में बम फेंकने कौन जाएगा, तो पहले उन्हीं का नाम तय होता है बटुकेश्वर दत्त के साथ, बाद में फिर सुखदेव भगत सिंह के नाम का प्रस्ताव करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि जिन मकसद को बम कांड के माध्यम से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पेश करना चाहती थी देश के सामने आज़ादी आंदोलन के मकसद के रूप में, वो शायद सबसे बेहतर तरीके से भगत सिंह पेश कर सकते थे, इसलिए उनका नाम आता है। आपने अभी कानपुर की बात कही थी तो मुझे एक प्रसंग याद आता है जो बड़ा हमारे देखने वालों को बड़ा अजीब सा लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि क्या भगत सिंह की मैंने कहा था ना कि भगत सिंह की ज़िंदगी के ऐसे अनेक अध्याय हैं जो हम नहीं जानते। दरअसल बलवंत सिंह के नाम से प्रताप में भगत सिंह लिख रहे थे, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पता नहीं था कि ये जो बलवंत सिंह नाम का जो सहायक संपादक हमारे यहाँ काम करता है, ये दरअसल सरदार भगत सिंह है। और चूंकि घर से भागे थे क्योंकि शादी होने वाली थी, तो जब भाग गए घर से तो इनके पिताजी ने एक बड़ा विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन में ये कहा गया था कि प्रिय भगत सिंह, अब तुम घर लौट आओ, तुम्हारी दादी सख्त बीमार हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी शादी भी अब हम नहीं करेंगे। और वही विज्ञापन कानपुर में भी छपा, प्रताप में भी छपा, कुछ और अखबारों में भी छपा। तो जब वो छपा तो गणेश शंकर विद्यार्थी को लगा कि हो ना हो ये लड़का तो हमारे यहाँ काम करने वाला बलवंत सिंह तो नहीं है, तो शक्ल उससे मिलती जुलती है। तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, क्या लगता तो यही है कि हाँ ये भगत सिंह ही है। तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिख दी सरदार भगत सिंह के पिता को कि आप आइए, आपका बेटा हमारे यहाँ काम करता है, सुरक्षित है, आप ले जाइए उसको। अब इसी बीच में क्या हुआ, वो अखबार जहां भगत सिंह एक छोटी सी कोठरी लेके रहते थे कानपुर में, वहां पहुंच गया। और जब वहां पहुंच गया अखबार, तो उन्होंने देखा कि मेरे ही अखबार में मेरा ही फोटो छपा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने तुरंत मकान का बकाया किराया चुकाया, सामान उठाया, ताला लगाया और वो भाग गए। चले गए। अब भाग गए, जब उनके पिताजी आए तो देखा कि वहां तो है ही नहीं भगत सिंह। तो गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके पिताजी ने पता किया कि कहाँ जा सकते हैं। तो पता चला कि चूंकि ये संवाददाताओं के साथ बड़ा मेल मिलाप होता था, तो शादीपुर एक जगह है अलीगढ़ जिले में, ये उसके संवाददाता से बड़े संपर्क में रहते थे। तो उन्होंने पूछा कि हो सकता है हो ना हो उसको खबर होगी। तो ये वहां गए दोनों, तो पता चला ये शादीपुर के स्कूल में हेडमास्टर के रूप में सरदार भगत सिंह पढ़ा रहे थे। वहां से फिर मनाया उनको कि चलो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अब शादी की बात भी नहीं होगी। तो वहां से घर आ गए। जब घर आ गए तो दादी ठीक हो गई, जाहिर है दादी बहुत प्यार करती थी। और जब ठीक हो गई तो फिर भगत सिंह ने पत्रकारिता की शुरुआत की। दरअसल भगत सिंह का रूप असली जो है, जो पत्रकारिता में उन्होंने लिखा है, वो तो अद्भुत है। मैं उनको भारत के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा पत्रकार मानता हूं। तो उन्होंने वो पत्रकारिता शुरू की। उन्होंने मतवाला में लिखा, कीर्ति में लिखा, प्रताप में लिखा, और भी कई अखबारों में लिखा, अर्जुन में लिखा, वीर अर्जुन में लिखा। तो लेकिन दादी ने कहा था कि मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दूंगी। तो कर्ज लेके सरदार भगत सिंह ने एक डेयरी खोली जिसमें वो दूध बेचा करते थे, और काफी समय तक दूध बेचा उन्होंने। तो ये वो एक कहानी है उनके जीवन की। आपने अभी जिक्र किया था कानपुर का, इसलिए मुझे याद आ गई। तो मैंने कहा ये बताऊं कि एक आम, देखिए कैसे एक नौजवान अपनी दादी की भी चिंता करता था, अपने पिता की भी चिंता करता था, और देश की भी चिंता करता था। बिल्कुल। पत्रकारी, आप उनके निबंध की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करते हैं, और ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदी पूरे देश को एक नहीं कर सकती। लेकिन वो एक दौर था आज़ादी के आंदोलन का, जब कहा जाता था कि मैं हिंदी, ठेठ हिंदी,
खून हिंदी, जात हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फ़र्का, यही है ख़ानदां मेरा। सरदार भगत सिंह जब केवल 13 साल के थे तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदी की वकालत की थी कि इस देश की एक ही भाषा हो सकती है जो हिंदी है, और उस पर उनको उस समय पुरस्कार मिला था। अब उसके समय तो इस लेख का पता नहीं चला, उनके बलिदान के 3 साल के बाद ये लेख छपा और आज भी हम लोगों के सामने है। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि ये बात शायद इतने बड़े मंच पर पहली बार कोई कह रहा होगा कि गांधी जी के बाद पत्रकार के तौर पे भगत सिंह का जो महत्व है वो मुझे लगता है कि एक नया विश्लेषण है, और इस बात को जो भी साथी देखते सुनते समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए, और भगत सिंह के उन लेखों को जो प्रताप में, कीर्ति में और दूसरे अखबार में उस समय छप रहे थे, ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि भगत सिंह के क्रांतिकारी होने का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की या असेंबली में बम फेंका, बेशक उसके मकसद थे, लेकिन भगत सिंह का सबसे बड़ा जो योगदान है भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में, वो क्रांतिकारी आंदोलन का सैद्धांतिकरण करना है। वो अपने लेखों के माध्यम से, अखबार में लिखे हुए आर्टिकल्स के माध्यम से, और ख़ास तौर पे उस जेल डायरी के माध्यम से वो करते हैं जो उन्होंने अपनी महज 3 साल की जेल यात्रा में की। भाई तभी तो अंग्रेज उनसे भय खाते थे। बिल्कुल। भय खाने का कारण ये नहीं था कि वो छूट जाएंगे तो बहुत विस्फोट करेंगे या बहुत जगहों पर अंग्रेजों को मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। दरअसल वो उनके विचारों से ही भय खाते थे, और विचार एक बार अगर एक जनता के बीच में फैल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि उनकी पत्रकारिता का स्वरूप इतना क्रांतिकारी था। एक पत्रिका निकलती थी चांद के नाम से, तो चांद का एक फांसी अंक निकला था। बिल्कुल। फांसी अंक में सरदार भगत सिंह ने BS संधू के नाम से कई लेख लिखे, और उस समय वो BS, जब उन्हें बहुत ही ओजस्वी लेख लिखने होते थे तो वो जो है BS संधू के नाम से लिखते थे, और वो आज भी लेख, क्योंकि क्या हुआ कि चांद का फांसी अंक जब छप के आया बाजार में, तब अंग्रेज हुकूमत को पता लगा कि इसमें तो क्रांतिकारी साहित्य भरा हुआ है, तो अंग्रेज हुकूमत ने उस पर रोक लगा दी, बंदिश लगा दी, और उनको जहां जहां मिलता था उसको जला दिया जाता था। उस ग्रंथ को जिसके पास वो मिलता था उसको 3 साल के लिए जेल में डाल देते थे। तो करीब आज़ादी के बाद भी ये ग्रंथ गायब रहा। 1980 के आसपास किसी के पास वो एक ग्रंथ उपलब्ध था, वो ग्रंथ उन्होंने पुनर्प्रकाशित करवाया, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो चांद का फांसी अंक जिसमें भगत सिंह ने लिखा है वो आज भी हमारे बीच में सुरक्षित है। आप उसको पढ़ेंगे तब हमें पता लगता है कि सरदार भगत सिंह कितने बड़े पत्रकार थे। बिल्कुल। और जो आप पत्रकार वाले हिस्से पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किया ही जाना चाहिए, और लोग असल में इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लोगों को भगत सिंह की जो तस्वीर है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि वो एक इनकलाबी की तस्वीर है, और उसी तरह से लोग उसको स्टीरियोटाइप करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो नौजवान, और नौजवान जब मैं कहता हूं तो आप ये समझिए कि भगत सिंह के पहले कई सारे नौजवान हुए थे जिन्होंने आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। खुदीराम बोस ने तो महज 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमा था, लेकिन 23 साल की उम्र आज भी हम सबको वो ललचाने वाली उम्र होती है कि इस उम्र में कोई कैसे कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन सत्यम भाई, चूंकि समय कम है, सरदार भगत सिंह पर हम चाहें तो घंटों बहस कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, उनकी कहानियां याद कर सकते हैं, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी रहेगी उनके साथ में सुखदेव और राजगुरु को अगर हम याद न करें कि देखिए किस तरह से हिंदुस्तान उस ज़माने में एकजुट था। एक उन 3 साथियों में से एक महाराष्ट्र से था, पुणे के पास से था, दूसरा पंजाब से था, भगत सिंह तो सारे देश के थे। तो ये तीनों नौजवानों ने मिलकर हमारे देश में क्रांति की जो ज्वाला सुलगाई है, जो वो आज भी हम लोगों के दिलों में जल रही है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे दिलों में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा धड़कते रहेंगे, और ये हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि उनको याद रखे, उनके सिद्धांतों को याद रखे, उनके विचारों को याद रखे। मेरा ख्याल है आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।